In this lecture, I will talk about correlative conjunction. So, first of all, you must know what are conjunctions. So, the word conjunction has come from the word conjunct, और conjunct का मीनिंग क्या होता है? लिंक. तो फिर conjunction क्या होते हैं? Conjunctions are those words which link two words or two clauses. तो कंजक्शन क्या करते हैं? दो शब्दों या दो क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं. क्योंकि कंजक्ट वर्ड कहां से आया? कंजक्ट से. और कंजक्ट का मतलब क्या होता है? लिंक. तो कंजक्शंस क्या होते हैं? आर दोज वर्ड्स विच लिंक टू वर्ड्स और टू क्लोजेस. तो दो शब्दों या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं. जरा एग्जाम्पल देखते हैं. राम एंड मोहन आर प्लेइंग. इसमें जो हमारा कंजक्शन है वो एंड है. क्यों एंड है? क्योंकि ये जो एंड है ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है. राम मोहन को दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, इसलिए एंड इज ए कंजक्शन देयर. लिंक कर रहा है उन्हें. ठीक है, इसलिए कंजक्शंस को हम लिंकर भी कहते हैं. कंजक्शन को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि कनेक्टर्स वर्ड भी कहां से आया? कनेक्ट से, जोड़ना. तो कंजक्शंस, लिंकर्स, कनेक्टर्स तीनों एक ही नाम है. एक क्लोज का एग्जांपल देते हैं आपको. ही डिडंट कम टू कॉलेज फॉर ही वाज इल. अब यहां पर लिंकर कौन सा है? फोर. क्योंकि ये फोर क्या कर रहा है? दो क्लोजेस को लिंक कर रहा है. पहला क्लोज कौन सा है? ही डिडंट कम टू कॉलेज, कि वो कॉलेज नहीं आया. दूसरा क्लोज कौन सा है? ही वॉज इल, वो बीमार था. और ये लिंकर क्या कर रहा है? इन दोनों क्लोजेस को लिंक कर रहा है. रीजन बता रहा है कि वो कॉलेज क्यों नहीं आया, कि वो कॉलेज नहीं आया और क्योंकि ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था. तो ये होते हैं कंजक्शंस विच लिंक टू वर्ड्स और टू क्लोजेस. In this lecture, we will discuss correlative conjunction. Now, what are correlative conjunction? अगर correlative इस शब्द को ध्यान से देखिए तो correlative मैंने क्या होता है? आपस में जुड़े हुए. Means conjunctions which come in pair. वो conjunction जो जोड़े में आते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, which are related to each other, which are connected to each other. तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो इकट्ठे आते हैं, जो जोड़े में आते हैं, उन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं. और ये कंजक्शन पेयर्स में आते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखे, ही इज ईदर ए टीचर और ए डॉक्टर. तो यहां देखिए ईदर, ईदर के साथ क्या आता है? और आता है. ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड हैं. ईदर और, नीदर नोर, not only but also, both and, hardly, scarcely, when, no sooner than. बहुत डिफरेंट टाइप्स के कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं. सो ही इज ईदर ए टीचर और ए डॉक्टर. तो यहां पर ईदर किसके साथ आया? और के साथ आया. देखो ये पेयर में आए, आपस में कोरिलेटिव है, इसलिए इन्हें कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं. एक और देखिए, ही इज नीदर ए क्रिकेटर नॉर ए रनर. तो नीदर के साथ क्या लगा? नोर लगा. इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ग्रामर की क्लासेस में अगर आपको नीदर दिया हुआ है तो आपको नोर लगाना होता है. अगर ईदर दिया हुआ है तो और लगाना होता है, और दिया हो तो ईदर लगाना होता है, क्योंकि ये हमेशा इकट्ठे आते हैं. तो इज नीदर ए क्रिकेटर नॉर ए रनर. ना ही वो क्रिकेटर है, ना ही वो रनर है. ये है कोरिलेटिव कंजक्शंस जो हमेशा पेयर्स में आते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कोरिलेटिव कंजक्शन. सबसे पहला जो कोरिलेटिव कंजक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ईदर और. अब ईदर और किसके लिए लगता है? ईदर और इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग्स. दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए ईदर और लगता है. और ईदर और किस चीज को सजेस्ट करता है, किस चीज को दर्शाता है? ये दर्शाता है वन आउट ऑफ टू. यूज दो या व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन ईदर और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक. इसलिए ईदर और को हिंदी में, ईदर को क्या कहते हैं? या यह, और का मतलब होता है हिंदी में या वह, मींस दोनों में से कोई एक. लेकिन जो चीज आपको ईदर और यूज करते हुए ध्यान रखनी है वो ये है कि ईदर और में जो वर्ब हमने यूज करनी होती है
वो किसके अकॉर्डिंग करनी होती है? अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन और प्रनाउन। तो और के बाद आपको जो नाउन और प्रनाउन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इधर राम और मोहन। अब देखो, और मोहन, और के बाद जो हमारा सब्जेक्ट दिया होगा, तो यहां पर मोहन दिया हुआ है, मोहन सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाई? यहां पे इज लगाई। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है जी? या तो राम या श्याम उसका भाई है, मींस राम और श्याम में से कोई एक उसका भाई है। आपको स्पेशली वर्ब ध्यान रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये वर्ब ही सबसे ज्यादा आती है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर राम और हिज फ्रेंड्स, तो देखिए यहां और के बाद क्या आ रहा है? हिज फ्रेंड्स, तो यहां प्लूरल आ गया, तो यहां कौन सी वर्ब लगेगी? आर। आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है? सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग, जो और के बाद आएगा। इधर ही और आई डैश वॉच्ड टीवी। देखो अब यहां और के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो इसलिए हमने कौन सी वर्ब लगाई? हैव। बस यही चीज आपने देखनी है कि सेकंड और के बाद जो नाउन और प्रनाउन आएगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। आप जानते हो आई और प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो मैंने यहां पर क्या लगाया? हैव लगाया, ठीक है? और ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, आई विल टेक ईदर कॉफी और टी, मींस मैं दोनों में से कोई एक पीऊंगा, या तो टी पीऊंगा या फिर कॉफी। ये ध्यान रखना, ईदर और। सेकेंड हमारा है नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है ना ये है ना वह है। नीदर नॉर भी किसके लिए यूज होता है? टू पर्सन और टू थिंग्स के लिए। इसका मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, नो वन आउट ऑफ टू। ईदर और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक। नीदर नॉर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं। इसका मीनिंग ये होता है। और यहां भी आपने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है? अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन और प्रनाउन, मींस नोर के बाद जो नाउन और प्रनाउन दिया होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे देखिए, नीदर राम नोर मोहन इज हिज ब्रदर। तो यहां पर देखो नोर के बाद क्या आया हमारा? मोहन आया, तो मोहन के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाई है? इज लगाई है। नीदर राम नोर हिज फ्रेंड्स। अब देखो यहां पर क्या है? नोर के बाद हिज फ्रेंड्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो यहां भी वर्ब आपने किसके अकॉर्डिंग लगानी है? नोर के बाद वाले के अकॉर्डिंग। तो हिज फ्रेंड्स आ गया, तो यहां पर हमने आर लगाया क्योंकि ये प्लूरल है। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर ही नोर आई। यहां पे नोर आएगा, NOR, तो नीदर ही नोर आई, तो यहां आई आएगा, आई के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाई है? हैव लगाई है। इसका मतलब ना उसने ना मैंने टीवी देखा है, ठीक है? और ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ही इज नीदर ए टीचर नॉर ए लॉयर, मींस ना ही वो टीचर है ना ही वो लॉयर है। तो नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा जो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है वो होता है बोथ एंड। बोथ हैंड का मतलब क्या होता है? दोनों ही। ये भी किसके लिए यूज होता है? टू पर्सन एंड टू थिंग्स के लिए। लेकिन बोथ हैंड का मतलब क्या होता है? दोनों। ईदर और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक। नीदर नॉर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं। और बोथ हैंड का मतलब क्या होता है? दोनों। इसलिए बोथ और एंड के बाद हमेशा क्या लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है, क्योंकि हम दोनों को ही शामिल करते हैं। जैसे बोथ सोहन एंड रोहन आर प्लेइंग बैडमिंटन, तो बोथ में दोनों शामिल हो गए। दो शामिल होने से प्लूरल नाउन बन गया। प्लूरल नाउन बनने के बाद हम क्या लगाते हैं? प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन संज्ञा के साथ हम प्लूरल लगाते हैं। तो देखो, बोथ राम एंड बोथ बोथ सोहन एंड रोहन आर प्लेइंग। सोहन और रोहन मिलके दो हो गए, तो आर लगा, प्लूरल लगा। बोथ ही एंड शी आर स्टडिंग, तो ही और शी जब दोनों मिले तो प्लूरल हो गए, तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लगाई। इसको कई बार बोथ एंड को हम ऐसे भी यूज करते हैं, जब हम किसी पर्सन की दो क्वालिटीज की बात करना चाहें, तो हम क्या कहते हैं? ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, कि वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो ये कॉरिलेटिव कंजक्शन आपने याद रखना है। अगर आपको ग्रामर में बोथ दिया हुआ है किसी सेंटेंस में, फिल इन द ब्लैंक आता है तो एंड आएगा। इसी प्रकार ग्रामर में
ईदर दिया हुआ है और फिर आपको कंजक्शन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक देके तो और आएगा। अगर ग्रामर में नीदर दिया हुआ है और ब्लैंक पूछ के कहता है कि कंजक्शन लगाओ तो नोर आएगा। तो ये आपस में कोरिलेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज नॉट ओनली बट आल्सो। ये भी बोथ और एंड के सेंस में यूज होता है। बोथ एंड का मतलब क्या होता है, दोनों, और नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब भी क्या होता है, दोनों, दोनों क्वालिटीज, न केवल यह बल्कि वह भी, ये भी दोनों क्वालिटीज को इंक्लूड करता है। बोथ और एंड के सेंस में ही यूज होता है। ये भी टू पर्सन और टू थिंग्स के लिए यूज होता है, इसका मतलब दोनों ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो वर्ब है वो आपको ध्यान रखनी है, वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, सेकंड नाउन और प्रनाउन के अकॉर्डिंग। मींस बट आल्सो के बाद जो नाउन और प्रनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। जैसे मैंने आपको बताया था ईदर और में और के बाद जो नाउन प्रनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग, नीदर नॉर में नॉर के बाद जो नाउन और प्रनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन इज ए प्लेयर। तो बट आल्सो के बाद मोहन दिया हुआ है, मोहन सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगा दी, इज ए प्लेयर। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर स्टूडेंट्स। बट आल्सो के बाद आपको क्या दिया हुआ था, प्लूरल नाउन दिया हुआ है, हिज फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने यहां पर प्लूरल वर्ब लगाई आर। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। जैसे मैंने कहा था, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन यहाँ वर्ब थोड़ा सा देख के लगानी पड़ती है कि वह न केवल इंटेलिजेंट है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। नाउ कम टू द next correlative conjunction, and the next correlative conjunction is hardly scarcely। hardly scarcely के साथ हमेशा when लगता है। hardly scarcely का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक ही टेंस लगता है, हार्डली स्कार्सली के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। तो ये रूल आपको टेंसेस में भी बहुत यूजफुल होता है, कंजक्शन में तो होता ही होता है और टेंसेस में भी बहुत यूजफुल होता है कि हार्डली स्कार्सली के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप जानते हो हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और व्हेन के बाद हार्डली स्कार्सली के साथ जो व्हेन आता है, व्हेन के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है, मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जरा एग्जांपल देखिए, हार्डली हैड ही रीच द बस स्टैंड व्हेन द बस लेफ्ट। यहां पर बस आएगा, ये टी एक्स्ट्रा है, इसको आप रिमूव कर देना। लेकिन हार्डली स्कार्सली में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप हार्डली स्कार्सली यूज करोगे तो हार्डली स्कार्सली के तुरंत बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और आपको कॉमन एरर छांटने को कहा जाता है कि फाइंड आउट द कॉमन एरर। कॉमन एरर में वो क्या करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं, हार्डली ही हैड रीच द बस स्टैंड, वो ऐसा कर देते हैं, वो हार्डली के बाद ही ले आते हैं, सब्जेक्ट ले आते हैं। लेकिन आपको याद रखना कि जब भी आप हार्डली स्कार्सली यूज करोगे तो हार्डली स्कार्सली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमेशा हैड आएगा, ठीक है। तो कई बार पेपर में अगर ऐसे आ जाए हार्डली ही हैड रीच्ड, तो कॉमन एरर आ जाए कि गलती निकालो, तो वो गलती है, क्या गलती है, हैड हमेशा हार्डली के तुरंत बाद आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आएगा। हार्डली हैड ही रीच द बस स्टैंड व्हेन द बस लेफ्ट, ठीक है। तो व्हेन के बाद हमने सेकंड फॉर्म यूज की लेफ्ट, और पहले हमने क्या कर रहे हैं, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में क्या होता है, हार्डली के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा के दे देते हैं, क्या देते हैं, हार्डली डिड ही रीच, वो रॉन्ग होता है। हार्डली स्कार्सली के साथ एक ही टेंस लगेगा, कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हार्डली स्कार्सली के साथ अगर कोई और टेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब वहां मिस्टेक है। हार्डली हैड ही प्रिपेयर्ड फूड, देखो हम हैड हार्डली के बाद लेके आए हैं, बड़ी मुश्किल से उसने खाना तैयार किया था, व्हेन इट फेल डाउन, जब वो गिर गया। तो ये ध्यान रखना, हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब मींस हैड बाद आएगी, तुरंत बाद हार्डली स्कार्सली के बाद हैड आएगी, ठीक है, और व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, यू मस्ट रिमेंबर दैट वन। नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजक्शन है नो सूनर देन। नो सूनर मैंने क्या था, जैसे ही, देन मैंने क्या होता है, तब।
तो यहाँ पे नो सूनर के साथ देन लगता है। तो यहाँ नो सूनर के साथ आप कोई भी टेंस लगा सकते हो, यहाँ कोई फिक्स टेंस नहीं है। लेकिन नो सूनर देन आप जब यूज करो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हार्डली स्कार्सली की तरह नो सूनर के तुरंत बाद भी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, नो सूनर डिड ही प्रिपेयर फूड, देखो नो सूनर के बाद हमने डिड यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, क्योंकि हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस तैयार कर रहे हैं, सो यूज कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि हार्डली स्कार्सली की तरह नो सूनर के तुरंत बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो क्या आएगा, नो सूनर डिड ही प्रिपेयर फूड, जैसे उसने खाना तैयार किया, देन इट फेल डाउन, कि ये गिर गया। तो हमने दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया। अब देखो, नो सूनर हैड ही रीच द बस स्टैंड, जैसे ही वो बस स्टैंड पहुंचा, यहां हमने पहले क्लोज में क्या लगाया, पास्ट परफेक्ट टेंस, देन द बस लेफ्ट, और तब बस चली गई, इसमें हमने यूज किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये मैंने अपनी टेंसेस की वीडियो में बताया है कि किसी भी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस दो टाइम नहीं आता। पास्ट परफेक्ट टेंस एक बार आता है और दूसरे के लिए क्या लगता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। इज इट क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस सिर्फ एक बार आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस किसके लिए आता है, फर्स्ट एक्शन के लिए। यहां पर फर्स्ट एक्शन क्या था, उसका बस स्टैंड पे पहुंचना, और दूसरे के लिए क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें मैंने प्रेजेंट टेंस यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नो सूनर डू आई एंटर होम, जैसे मैं घर में प्रवेश करता हूं, देन ही स्टॉप्स वॉचिंग टीवी, तब वो टीवी देखना बंद कर देता है। ठीक है, तो आपको नो सूनर के बाद एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वो पहले लेके आनी है। टेंस पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, दैट्स नॉट ए बिग इशू। बट लेकिन जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज सो और दैट। एक्चुअली सो और दैट क्या दर्शाने के लिए आते हैं, रिजल्ट दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होगा, सो के बाद एडजेक्टिव दिया होगा, विशेषण दिया होगा, और दैट के बाद हम दो मॉडल्स यूज करते हैं। या तो हम कांट यूज करते हैं या हम कुडंट यूज करते हैं। अब आपको कैसा पता चलेगा कि कांट कहां यूज करे, कुडंट कहां यूज करे? तो दैट से पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है तो कांट आएगा, और दैट से पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो कुडंट आएगा। जैसे देखिए, ही इज सो इल, देखो सो के बाद मैंने एडजेक्टिव यूज किया, इल, दैट आ गया। और अब देखो दैट, दैट आ गया, और देखो दैट के बाद हमने क्या यूज किया है, कांट यूज किया। यही मैंने आपको बताया था कि आपको क्या देखना है, अगर सो के बाद आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है और आपको ब्लैंक दी हुई है तो उसमें क्या लगेगा, दैट ही लगेगा। और ये रूल आपको मॉडल्स में भी काम आएगा। और देखो फिर उसके बाद क्या लगेगा, कांट और कुडंट ही लगता है और कुछ नहीं लगता। आप कांट और कुडंट आप जानते हो मॉडल है, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसका मीनिंग क्या है, ही इज सो इल दैट ही कांट वॉक, मीन्स वो इतना बीमार है कि चल नहीं सकता। He was so poor that he couldn't afford a car, ये मैंने पास्ट का एग्जांपल दिया। अब देखो, सो के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है पुअर, कि वो इतना गरीब है, फिर हमने दैट लगाया। और देखो दैट से पहले क्या दिया हुआ, वॉज दिया हुआ, पास्ट टेंस दिया हुआ है, इसलिए दैट के बाद हमने क्या लगाया, कुडंट लगाया। सो ही वॉज सो पुअर, वो इतना गरीब था कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट ही कुडंट अफोर्ड ए कार, कि वो एक गाड़ी नहीं खरीद पाया, कार नहीं खरीद पाया। तो गरीब होने का रिजल्ट क्या हुआ, कि वो गाड़ी नहीं खरीद पाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सो और दैट हम ऐसे भी लगाते हैं, सो के बाद एडजेक्टिव आएगा और दैट के बाद कांट और कुडंट में से कुछ एक आएगा। कांट कब लगाएंगे, जब दैट से पहले प्रेजेंट टेंस दिया हो, और कुडंट कब लगाएंगे, जब दैट से पहले पास्ट टेंस दिया हो। नेक्स्ट हमारा एक
कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं टू टू, ये होते हैं टू टू, ये भी क्या जी रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे हमने सो और दैट यूज किया था वैसे ही टू और टू यूज होते हैं। सो की जगह टू लग जाता है और दैट की जगह टू लग जाता है, ठीक है। और आप जानते हो कि टू के बाद क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू के बाद एडजेक्टिव दिया होगा, जैसे सो के बाद एडजेक्टिव आता है, और टू के बाद क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी रिजल्ट के लिए होता है। जैसे देखिए, ही इज टू इल टू वॉक। टू इल, टू के बाद क्या आया, एडजेक्टिव इल आया। जैसे सो के बाद हमने टू लगा दिया, दैट की जगह टू लगा दिया, और टू के बाद क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही इज टू इल टू वॉक, कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इसलिए आपको अगर टू दिया हुआ हो तो आप टू लगाओगे। ही इज टू स्लो टू विन द रेस, कि वो इतना धीमा है कि वो रेस नहीं जीत सकता। ये सो और दैट, टू और टू सेम ही होते हैं, लेकिन दोनों रिजल्ट के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है सच दैट, ये भी रिजल्ट के लिए यूज होता है। सो दैट रिजल्ट के लिए, टू टू रिजल्ट के लिए, सच दैट ये भी रिजल्ट के लिए ही यूज होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सच सच के बाद आपको नाउन दिया होगा। ही सच ए नाइस गाय दैट नोबडी कैन डाउट हिम, कि वो इतना अच्छा व्यक्ति है कि कोई भी उस पे शक नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको पेपर में ऐसे आएगा, ही इज सच ए नाइस गाय, ठीक है, सच दिया होगा। सच के बाद आपको क्या दिया होगा, नाउन दिया होगा, और फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया होगा। ब्लैंक दिया हो तो हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, क्योंकि सच के साथ क्या लगता है, दैट लगता है, ठीक है। इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट, देखो सच के बाद फिर देखो हमारा क्या दिया हुआ है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, ये हमेशा दिया होगा, ठीक है। तो इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट, इतनी ठंडी रात थी, दैट उसका परिणाम क्या हुआ, आई स्टॉप्ड राइटिंग, कि मैंने लिखना बंद कर दिया, कि इतनी ठंडी रात थी। तो ये आपको ध्यान रखना, सच के साथ दैट लगता है, रिजल्ट दिखाने के लिए लगता है। He is such an excellent dancer that he can win any dance competition, कि वो इतना बढ़िया डांसर है कि वो किसी भी डांस कंपटीशन को जीत सकता है। तो वो इतना बढ़िया डांसर है, उसका रिजल्ट क्या है, कि वो किसी भी डांस कंपटीशन को जीत सकता है। Though, although, yet, दो ऑल दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। यट मैंने क्या होता है, फिर भी, ठीक है। ये हमेशा लिंकर इकट्ठे लगते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में दो ऑल दो के साथ यट नहीं लगाते, लेकिन ये इकट्ठे आते हैं। इन्हें हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। वो मैं आपको दोनों बताता हूं। ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए आते हैं, दो ऑल दो, यट। दो ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, यट का मतलब होता है फिर भी। कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं, जैसे दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, कॉमा, यट फिर भी ही हेल्प्स एवरीबडी, वो हर किसी की सहायता करता है। अब वो गरीब है तो वो लोगों की सहायता उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका ऑपोजिट है, गरीब होने के बाद भी वो क्या जी, सबकी सहायता करता है, ठीक है। दो ही इज पुअर, कोमा, यट ही हेल्प्स एवरीबडी। तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, इस यट को यूज नहीं करते। तो आपकी मनमर्जी है, यट आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी, लेकिन जब ग्रामर में आएगा तो आपको यट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर में तो पूछा ही आपसे उसके को रिलेशन में जा रहा है। रियल लाइफ में बोलते वक्त, लिखते वक्त यट आजकल यूज नहीं करते। तो दो ही इज पुअर यट ही हेल्प्स एवरीबडी। दो ही इज रिच यट ही इज ए माइजर, यद्यपि वो अमीर है, लेकिन इसको ऑपोजिट देखो क्या हो रहा है, यट ही इज ए माइजर। माइजर में नहीं क्या होता है, कंजूस। यद्यपि वो अमीर है फिर भी वो कंजूस है। भाई अमीर है तो उसको खुले दिल वाला होना चाहिए, लेकिन वो कंजूस है, उसके ऑपोजिट हो रहा है।
इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए लगाते हैं. Though he is rich, yet he is a miser. I think you are able to understand though, although, yet. Next is as. As किस लिए लगता है? फॉर कंपैरिजन, तुलना करने के लिए लगता है. ठीक है. और एज तब लगता है जब जब कंपैरिजन क्या हो? पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो. देखिए, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर इज, कि वो इतना इंटेलिजेंट है जितना कि उसकी बहन है. कंपैरिजन क्या किस में हो रही है? उसमें और उसकी बहन में. किसके लिए? इंटेलिजेंसी के लिए. तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर इज. तो अगर आपको ग्रामर में किसी सेंटेंस में एज के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है, लग रहा है कंपैरिजन हो रही है, तो आप एज के साथ एज लगाओगे. ही इज एज गुड एट स्पोर्ट्स एज हिज फ्रेंड इज, कि वो खेलों में इतना ही अच्छा है जितना कि उसका दोस्त है. कंपैरिजन हो रही है ही की किसके साथ? अपने फ्रेंड के साथ. इसलिए हम एज यूज करेंगे. नेक्स्ट होता है सो एज. ये भी कंपैरिजन के लिए लगता है, लेकिन सो एज किस लिए लगता है? नेगेटिव सेंटेंस में. एज पॉजिटिव में लगता है, सो एज नेगेटिव में लगता है. जरा एग्जांपल देखिए. ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर इज. वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि उसकी बहन है. पहले वाला एज क्या था? पॉजिटिव सेंटेंस में लगा. ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर इज, कि वो इतना इंटेलिजेंट है जितनी कि उसकी बहन है. सो एज किसके लिए लगता है? नेगेटिव के लिए. ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर इज, कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि उसकी बहन है. ठीक है. तो नेगेटिव के लिए लगेगा कंपैरिजन के लिए. ही इज नॉट सो गुड एट क्रिकेट एज हिज फ्रेंड इज. वो क्रिकेट पे इतना अच्छा नहीं है जितना कि उसका दोस्त है. तो ये डिफरेंस है एज और सो एज में. एज पॉजिटिव सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए, सो एज नेगेटिव सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए. एंड आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजक्शन है वेदर के साथ और लगता है. ये किस लिए आते हैं वेदर और? टू गिव ऑल्टरनेटिव, ऑप्शन दिखाने के लिए, विकल्प दिखाने के लिए. ठीक है. इसका हम यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर ही विल लाइक कॉफी और टी. दोनों में से एक की बात कर रहे हैं हम, कॉफी या टी में से. ठीक है ना. अब उसे पता नहीं है कि वो कहता आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो कॉफी पसंद करेगा या चाय. पसंद किस में करेगा? कॉफी या चाय में से किसी एक को. जैसे हमने कहा था ईदर और उसी सेंस में आ रहे हैं वेदर और. ठीक है. तो जैसे ईदर और का मतलब क्या था? दोनों में से कोई एक. वेदर और का मतलब भी क्या होता है? दोनों में से कोई एक. आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे. मुझे इस चीज की कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहां से जाते हो या यहां रुकते हो. आई डोंट केयर. ठीक है. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वन, वेदर और. नेक्स्ट होता है एज और सो. ये भी कंपैरिजन के लिए लगता है. जैसे मैंने एज कंपैरिजन के लिए बताया था, सो एज कंपैरिजन के लिए बताया था. अब एज सो भी कंपैरिजन के लिए लगता है. ठीक है. जैसे हम ये कई बार ये सेंटेंस सुनते हैं, जैसे वैसा. जैसा वैसा आपने सुना होगा. एज यू सो सो शैल यू रीप. ये कहावत आपने सुना होगा. जैसा बोओगे वैसा काटोगे. कंपैरिजन के लिए हो रहा है कि जैसा आप लोगों के साथ बिहेव करोगे, आपके साथ वैसा ही बिहेव होगा. तो जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे. ठीक है. एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन. जैसा बच्चा होता है, बड़ा होके वैसा ही आदमी होता है. ठीक है. तो बचपन, एक बड़ी फेमस कोटेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. वो यही कहती है, एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन, कि जैसे हम अपने बचपन में होते हैं, बड़े होकर हम वैसे ही बनते हैं. ठीक है. तो दीज आर correlative conjunctions. So I think you are able to understand the different correlative conjunctions that I have discussed in this lecture. And if you like my lecture, don't forget to